दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 32 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एथलेटिक्स प्रतियोगिता से संबंधित है, जो आपकी तैयारी को शानदार और जानदार बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और महत्वपूर्ण क्लासों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में से अपन लेकर आए हैं 32 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और आपका स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। तो चले दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप शारीरिक शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो शारीरिक शिक्षक ग्रेड 2 की विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। तो आप अभी से तैयारी में जुड़ जाइए और RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 1। 400 मीटर दौड़ में पहली बाधा की दूरी कितनी होती है? 400 मीटर दौड़ में पहली बाधा की दूरी कितनी होती है ये आपको बताना है। तो 400 मीटर दौड़ में यानी 400 मीटर दौड़ में पहली बाधा की दूरी कितनी होती है ये आपको बताना है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से पहली बाधा की दूरी कितनी होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 1, और इसका सही आंसर रहेगा 45 मीटर पर पहली बाधा की दूरी होती है। यानी आपको मैं बताऊं कि यहाँ से अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पे पहला हर्डल यहाँ पे मिलेगा आपको, यानी इसकी दूरी 45 मीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी दूरी 45 मीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 400 मीटर दौड़ में पहली बाधा की दूरी कितनी होती है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 45 मीटर यानी 45 मीटर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 2। और दोस्तों, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है? 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़, ये आपको ध्यान रखना है, पुरुष से संबंधित है। पुरुष बाधा दौड़, इसमें हर्डल की ऊंचाई यानी बाधा की ऊंचाई कितनी होती है ये आपको बताना है। और दोस्तों, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो एथलेटिक्स से संबंधित आज की प्रश्नोत्तरी में अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करके लाए हैं। तो आप भी प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब जरूर दें। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में हर्डल की ऊंचाई कितनी हो? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 2 91.54 सेंटीमीटर, 91.4 सेंटीमीटर पुरुष बाधा दौड़ में हर्डल की ऊंचाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 91.4 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक में स्ट्रेट की लंबाई कितनी होती है? 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक में स्ट्रेट की लंबाई कितनी होती है ये आपको बताना है। तो स्ट्रेट की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो ट्रैक होता है, मान लो ये अपना ट्रैक है, ये आपको ध्यान रखना है। मान लो ये ट्रैक है, इस ट्रैक में जो स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट कौन सी होती है? तो स्ट्रेट ये वाली होती है जिसको अपन सीधी बोलते हैं, सीधी। तो ये सीधी लंबाई होती है ट्रैक की, ये कितनी होती है? इसके बाद में ट्रैक में घुमाव आ जाता है, कर्व आ जाता है, लेकिन ये सीधी स्ट्रेट की लंबाई कितनी होती है ये आपको बताना है। तो स्टैंडर्ड ट्रैक, जिसे 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक बोलते हैं, और उसमें जो सीधी स्ट्रेट की लंबाई होती है वो होती है 84.39 यानी 84.39 मीटर, 84.39 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। 84.39 मीटर की स्ट्रेट लाइन होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, महिलाओं के लिए भाला की लंबाई कितनी होती है? महिलाओं के लिए यानी वुमेन्स के लिए जेवलिन की लंबाई कितनी होती है ये आपको बताना है। महिलाओं के लिए भाले की लंबाई कितनी होती है यानी जेवलिन की लंबाई कितनी होती है ये आपको बताना है। और दोस्तों, इम्पोर्टेंट रहेगा प्रश्न नंबर 4, महिलाओं के लिए भाले की लंबाई कितनी होती है ये आपको बताना है।
और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 220 सेंटीमीटर से 230 सेंटीमीटर महिलाओं के भाले की लंबाई होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 220 से 230 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, 110 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा की दूरी फिनिश लाइन से कितनी होती है। दोस्तों 110 मीटर बाधा दौड़, ये आपको बता दूं 110 मीटर बाधा दौड़ यानी जो हर्डल रेस होती है, 110 मीटर हर्डल रेस होती है, उसमें अंतिम बाधा की दूरी कितनी होती है फिनिश लाइन से, ये आपको बताना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसमें आपको मैं बताऊं समझ में आने की बात ये है कि मान लो ये फिनिश लाइन है और इसमें ये अपनी हैडल रखे हुए हैं, ये हैडल है मान लो, लेकिन इनमें जो ये अंतिम हैडल है और इनके बीच में फिनिश लाइन की दूरी कितनी रहेगी, ये आपको बताना है। तो 110 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा की दूरी फिनिश लाइन से रहेगी उस प्रश्न नंबर 5, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 14.02 मीटर। सही आंसर रहेगा दोस्तों 14.02 मीटर अंतिम बाधा से फिनिश लाइन की दूरी होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न। दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों अभी जस्ट आपको बता दूं, सेकंड ग्रेड पीटीआई की विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है, तो आप ज़रूर अभी से तैयारी में जुट जाइए। और अगर आप प्रतिदिन निःशुल्क शारीरिक शिक्षक भर्ती की कोचिंग करना चाहते तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, महिला वर्ग में शॉट पुट का वजन कितना होता है, यानी वीमेंस में शॉट पुट का वजन कितना होता है, ये आपको बताना है। वीमेंस में शॉट पुट गोला फेंक का वजन कितना होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों वीमेंस में शॉट पुट यानी गोला फेंक का वजन कितना होता है, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर तो आपने सोच भी लिया होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, इसका सही आंसर रहेगा 4 किलोग्राम महिला वर्ग में शॉट पुट का वजन होता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 4 किलोग्राम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। और दोस्तों जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी, और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि आपकी एथलेटिक्स से संबंधित तैयारी का भी पता लग सके। पुरुषों के लिए शॉट पुट का वजन कितना होता है। अभी जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में अपन ने महिलाओं के शॉट पुट का वजन देखा था, लेकिन इस प्रश्न में पुरुषों के शॉट पुट का वजन पूछा गया है, ये आपको बताना है। पुरुषों के शॉट पुट का वजन कितना होता है, पुरुष के शॉट पुट का वजन कितना होता है, यानी पुरुषों के गोला फेंक का वजन कितना होता है, ये आपको बताना है। और दोस्तों दोनों ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपने जी हाँ दोस्तों आपने प्रश्न का उत्तर सही सोच भी लिया होगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 7, और 7 का सही आंसर रहेगा 7.260 ग्राम, यानी 7.260 किलोग्राम पुरुष के शॉट पुट का वजन होता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 7.260 किलोग्राम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 रहेगा अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, पेरी ओ ब्रायन तकनीक का संबंध किस खेल से है। पेरी ओ ब्रायन टेक्निक किसका संबंध किस खेल से, ये आपको ये बताना है। पेरी ओ ब्रायन टेक्निक ये किस खेल की टेक्निक है, ये तकनीक है, ये आपको बताना है। और दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहेगा दोस्तों, ये पेरी ओ ब्रायन की एक बार पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। तो पेरी ओ ब्रायन तकनीक का संबंध किस खेल से, तो प्रश्न नंबर 8, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों गोला फेंक से, यानी गोला फेंक से शॉट पुट से संबंधित टेक्निक होती है पेरी ओ ब्रायन टेक्निक। ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि कौन सी तकनीक कौन से खेल से रिलेटेड, ये अभी आप जरूर ध्यान रखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, लंबी कूद में रनवे की चौड़ाई कितनी होती है, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे जो रनवे की चौड़ाई वो पूछी गई है, ना कि लंबाई। तो आपको लंबी कूद में रनवे की चौड़ाई बताना है कि चौड़ाई कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों लंबी कूद में रनवे की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों मान लो ये अपना क्या है, ये अपना मान लो रनवे है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मान लो अपना रनवे है, ये रनवे है, तो इसमें जो ये चौड़ाई होती है ये आपको बताना है, ये चौड़ाई कितनी होती है रनवे की, ये वाली बतानी है।
और दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 9, लंबी कूद में रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? तो प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1.22 मीटर, यानी 1.22 मीटर, जिसे अपन लगभग 4 फीट होती है। ये भी आपको ध्यान रखना, फीट में अगर पूछे तो 4 फीट और मीटर में पूछे तो रनवे की चौड़ाई 1.22 मीटर होती है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों का जवाब भी देते रहे, ताकि आपकी तैयारी का भी अपने आप को पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर और शानदार चल रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 10, लंबी कूद में रनवे की लंबाई कितनी होती है? ये आपको बताना है। लंबी कूद में अभी चौड़ाई पूछी गई थी, जस्ट इससे पहले वाली प्रश्न नंबर 9, इसमें पूछी गई थी रनवे की चौड़ाई, लेकिन दोस्तों इसमें लंबी कूद की रनवे की लंबाई पूछी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों मान लो ये अपना रनवे है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये अपना रनवे है और इसकी लंबाई कितनी होती है ये आपको बताना है, यानी ये लंबाई कितनी है ये आपको बताना है इसमें। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 और इसकी रनवे की लंबाई कितनी होती है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का 40 मीटर। 40 मीटर होती है रनवे की लंबाई। सही आंसर रहेगा दोस्तों 40 मीटर। यह आपको ध्यान रखना है, लंबी कूद में रनवे की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई अभी इससे पहले अब मैंने बता दिया था 1.22 मीटर, यानी 4 फीट के लगभग होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? ये आपको बताना है, लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? टेक ऑफ बोर्ड दोस्तों, लंबी कूद में जो टेक ऑफ बोर्ड होता है ये आपको ध्यान रखना है। टेक ऑफ बोर्ड मान लो ये होता है कि ये अपना लंबी कूद है और इसके अंदर अपना टेक ऑफ बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ होता है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे टेक ऑफ बोर्ड लगा हुआ होता है। इसकी चौड़ाई कितनी है ये आपको बताना है और ये अपना लैंडिंग एरिया चलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये लैंडिंग एरिया होता है, तो इसमें ये टेक ऑफ बोर्ड होता है जहाँ से अपन जंप लेते हैं, टेक ऑफ करते हैं। तो इस टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी है ये आपको बताना है और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों आपने, जी हाँ आपने सोच भी लिया होगा, प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी और नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में कौन से टॉपिक के प्रश्नों को शामिल किया जाए वो भी आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 रहेगा अपना, महिलाओं के लिए तस्तरी का वजन कितना होता है? यानी महिलाओं के लिए डिस्कस का वजन कितना होता है ये आपको बताना है। महिलाओं के लिए तस्तरी का वजन कितना होता है ये आपको बताना है। और दोस्तों वेरी इजी प्रश्न रहेगा आपके लिए, अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी कर रखी है तो इसका सही आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों महिलाओं के लिए तस्तरी यानी डिस्कस का वजन कितना होता है ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 1 किलोग्राम महिलाओं के लिए डिस्कस यानी तस्तरी का वजन होता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 1 किलोग्राम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, पुरुषों के लिए तस्तरी का वजन कितना होता है ये आपको बताना है। पुरुषों के लिए तस्तरी का वजन कितना होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों अभी इससे पहले महिलाओं के पूछा गया था और 1 किलोग्राम इसका वजन होता था, लेकिन इसमें पुरुषों की तस्तरी का वजन पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और पुरुषों के लिए तस्तरी का वजन कितना होगा ये आपको बताना है और इसका सही आंसर, जी हाँ आपने सोच भी लिया होगा, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 13। और पुरुषों के लिए तस्तरी का वजन 2 किलोग्राम होता है, ये आपको ध्यान रखना। पुरुषों के लिए डिस्कस का वजन 2 किलोग्राम होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14, डिस्कस थ्रो सेक्टर का व्यास कितना होता है ये आपको बताना है। डिस्कस थ्रो सेक्टर का व्यास कितना होता है ये आपको बताना है। और आपने, जी हाँ आपने इसके बारे में सोच भी लिया होगा कि डिस्कस थ्रो सेक्टर, ठीक है दोस्तों मैं आपको बताऊं डिस्कस थ्रो सेक्टर क्या होता है। तो मान लो ये अपना क्या है, सेक्टर है और इसके अंदर से अपन डिस्कस को रिलीज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सेक्टर का व्यास क्या है इसका ये बताना है आपको कि इसका व्यास क्या है। व्यास
जो पूरा कवर करता है इसको व्यास बोलते हैं, और इसका आधा होता है उसको अपन त्रिज्या बोलते हैं। तो इस प्रकार डिस्कस थ्रो सेक्टर का व्यास कितना होता है ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का 2.50 मीटर यानी 2.50 मीटर डिस्कस थ्रो सेक्टर का व्यास होता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 2.50 मीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। डिस्कस थ्रो के लैंडिंग एरिया का क्षेत्रफल कितना होता है ये आपको बताना है। लैंडिंग एरिया का क्षेत्रफल यहाँ पे दोस्तों कोण से संबंधित पूछा गया है। डिस्कस थ्रो यानी जो तस्तरी फेंक है उसके लैंडिंग एरिया का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे दोस्तों मैं करेक्शन के तौर पर बोलूँ तो इसका कोण कितना डिग्री का होता है ये आपको बताना है। कोण कितने डिग्री का होता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा डिस्कस थ्रो के लैंडिंग एरिया का क्षेत्रफल कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 34.92 डिग्री। ये भी आपको ध्यान रखना है 34.92 डिग्री लैंडिंग एरिया का कोण होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल का कोण होता है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर रहेगा दोस्तों 34.92 डिग्री। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। ओलंपिक में सिंथेटिक ट्रैक का पहली बार प्रयोग कब किया गया ये आपको बताना है। ओलंपिक में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग कब किया गया। इससे पहले मिट्टी के ट्रैक जिसे अपन सिंडर ट्रैक भी बोलते हैं वो भी थे, लेकिन सबसे पहले सिंथेटिक ट्रैक, ये आपको ध्यान रखना है सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग पहली बार कौन से ओलंपिक में किया गया ये आपको बताना है। और दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 16 और सही आंसर रहेगा दोस्तों ओलंपिक में सिंथेटिक ट्रैक का पहली बार प्रयोग कब किया गया। और इसका सही आंसर है दोस्तों 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक, यानी 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में एथलेटिक्स में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है और एक बार पूछा भी जा चुका है प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 रहेगा दोस्तों। एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया, यानी AAFI का गठन कब किया गया ये आपको बताना है। एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका गठन कब किया गया ये आपको बताना है। तो AAFI एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका गठन कब किया गया ये आपको बताना है। और दोस्तों प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1946 में एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। सही आंसर रहेगा दोस्तों 1946, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है ये आपको बताना है। द रेस ऑफ माई लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। एक आध प्रश्न किसी ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है ये आपको ध्यान रखना है और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पूछा भी जा सकता है। रिलेटेड प्रश्न है, अभी जस्ट ये भी चर्चा में रहा था। तो द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों मिल्खा सिंह की आत्मकथा रहेगी द रेस ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों। स्टैंडर्ड ट्रैक में आदर्श लेन की चौड़ाई कितनी होती है ये आपको बताना है दोस्तों। स्टैंडर्ड ट्रैक में आदर्श लेन की चौड़ाई कितनी होती है ये आपको बताना है। स्टैंडर्ड ट्रैक में आदर्श लेन की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ स्टैंडर्ड ट्रैक किसे कहते हैं। तो स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर के ट्रैक को स्टैंडर्ड ट्रैक बोला जाता है, यानी 400 मीटर के ट्रैक को स्टैंडर्ड ट्रैक बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, 400 मीटर के ट्रैक को स्टैंडर्ड ट्रैक बोलते हैं अपन। तो इसमें आदर्श लेन की चौड़ाई यानी प्रत्येक लेन की चौड़ाई क्या होती है ये आपको बताना है। प्रत्येक लेन के बीच में जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है ये आपको बताना है। इनके बीच में जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहेगा स्टैंडर्ड ट्रैक में आदर्श लेन की चौड़ाई 1.22 मीटर होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 1.22 मीटर। एक स्टैंडर्ड ट्रैक में प्रत्येक लेन के बीच में आदर्श चौड़ाई कितनी होती है, तो वो 1.22 मीटर की होती है, यानी लगभग 4 फीट की होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, फिट में पूछे तो 4 फीट की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों।
ऊंची कूद की तकनीक कौन सी है, ये आपको ध्यान बताना है। ऊंची कूद की तकनीक कौन सी है, यानी हाई जंप की टेक्निक कौन सी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ऐसे प्रश्नों के जवाब देना बहुत ही डिफ़िकल्ट भी रहता है, कठिन भी रहता है। तो आपको प्रत्येक गेम से रिलेटेड टेक्निक के भी क्वेश्चन याद रखने हैं। तो इसमें ऊंची कूद की तकनीक कौन सी है वो पूछी गई है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो डिस्को पट ये शॉर्ट पुट की टेक्निक है, हिचकिक यह बताऊं ये आपकी टेक्निक रहेगी, हिचकिक ये लॉन्ग जंप की रहेगी, लेकिन पेरी ओब्राइन ये टेक्निक शॉर्ट पुट की रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 20 और फोर्सबरी फ्लोप हाई जंप की टेक्निक है, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्सबरी फ्लोप सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का। फोर्सबरी फ्लोप ऊंची कूद यानी हाई जंप की टेक्निक रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न, और दोस्तों ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी और आपने अभी तक कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को शेयर करते रहे। और दोस्तों प्रतिदिन महत्वपूर्ण क्लास के लिए आप आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, और डेली सुबह 8 बजे और प्रतिदिन शाम को प्रश्नोत्तरी में आप जरूर भाग लें, जिससे आपकी तैयारी को और भी शानदार मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, इनसाइड ट्रैक किसकी जीवनी है, ये आपको बताना है। इनसाइड ट्रैक किसकी जीवनी है, फिर एक बार ऑटो बायोग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। इनसाइड ट्रैक किसकी जीवनी है, ये आपको बताना है, और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ऐसे प्रश्नों के जवाब देना भी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्रश्न नंबर 21, इनसाइड ट्रैक किसकी जीवनी है, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का कार्ल लुईस की ऑटोबायोग्राफी है इनसाइड ट्रैक, कार्ल लुईस सही आंसर रहेगा दोस्तों कार्ल लुईस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। आयोजन कहाँ हुआ ये आपको बताना है। तो प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का है हेलसिंकी फिनलैंड के अंदर प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। हेलसिंकी जो कि फिनलैंड में है, ये आपको ध्यान रखना है, फिनलैंड। तो प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हेलसिंकी फिनलैंड में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 और दोस्तों कुछ प्रश्न अपन ने इसमें यूनान और स्पार्टा काल से रिलेटेड भी डाले हैं, तो वो भी आप जरूर ध्यान रखें। तो अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 23 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, प्लेटो कौन सी गतिविधि में विजेता रहा था, ये आपको बताना है। प्लेटो कौन सी गतिविधि में विजेता रहा था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्लेटो जिसे अपन आदर्शवाद का जनक भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्लेटो कौन सी गतिविधि में विजेता रहा था, ये आपको बताना है, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्लेटो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्लेटो स्पेशल कुश्ती का खिलाड़ी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लेटो स्पेशल कुश्ती का खिलाड़ी था, लेकिन यहाँ पे कुश्ती ना देकर इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पेनक्रेशन। प्लेटो कौन सी गतिविधि में विजेता रहा था, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पेनक्रेशन, जिसे अपन पेनक्रेशन को बोलते हैं। मुक्केबाजी और कुश्ती का मिश्रित खेल पेनक्रेशन कहलाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्लेटो कौन सी गतिविधि में विजेता रहा है, तो पेनक्रेशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, ई फोर्स किस काल से संबंधित था, ये आपको बताना है। ई फोर्स किस काल से संबंधित था, यानी ई फोर्स शब्द किस काल से संबंधित था, तो ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर इस बताने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ई फोर्स जो कि राज्य द्वारा नियुक्त एक सरकारी अधिकारी हुआ करता था, जो कि प्रशिक्षण देने का काम करता था, और ये किस काल में करता था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पार्टा काल में ई फोर्स अधिकारी को नियुक्ति राज्य द्वारा प्रशिक्षण के तौर पर नियुक्त किया जाता था। तो ई फोर्स किस काल से संबंधित था, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पार्टा काल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, खेलों का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, यानी खेलों का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। गोल्डन पीरियड ऑफ स्पोर्ट्स किसे कहा जाता है, खेलों का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों।
और प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, अगर आपने सोच भी लिया है तो खेलों का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो रोम, डेनमार्क, यूनान और अमेरिका। तो इनमें से सही आंसर निकल के आएगा प्रश्न नंबर 25 का, खेलों का स्वर्ण काल यूनान को कहा जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यूनान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26, यूनान का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न रहेगा अपना, यूनान का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? गोल्डन पीरियड ऑफ यूनान किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इससे पहले वाले प्रश्न में पूछा गया था खेलों का स्वर्णकाल यानी कि यूनान को कहा जाता है, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है यूनान का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो इनमें से पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल, स्पार्टा और होमर काल। तो प्रश्न नंबर 26 यूनान का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है और इसका सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों, उत्तर एथेंस काल को यूनान का स्वर्ण काल कहा जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ यूनान उत्तर एथेंस काल को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 रहेगा, प्लेटो ने कुश्ती में कौन से खेलों में भाग लिया था? ये आपको बताना है, प्लेटो ने कुश्ती में कौन से खेलों में भाग लिया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूर्व एथेंस काल में 4 प्रकार के खेल होते थे, उसे अपन पैन हेलेनिक खेल के नाम से जानते थे। उनमें से 4 खेलों में से किस खेल में प्लेटो ने कुश्ती के अंदर भाग लिया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्लेटो ने कुश्ती के अंदर कौन से खेलों में भाग लिया था और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों इस्तिमियन खेलों में प्लेटो ने कुश्ती में भाग लिया था। सही आंसर रहेगा दोस्तों इस्तिमियन खेल, जो कि पूर्व एथेंस काल में आयोजित होते थे। और 4 प्रकार के खेलों को मिलाकर अपन इन चारों खेलों को मिला के ओलंपस, पाइथियन, नीमेन और इस्टमेन चारों खेलों को मिला के अपन इन्हें नाम देते थे, वो होता था पैन हेलेनिक खेल। ये भी आपको ध्यान रखना है, पैन हेलेनिक खेल, जो कि पूर्व एथेंस काल से रिलेटेड रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा दोस्तों इस्तिमियन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 रहेगा दोस्तों। और दोस्तों ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए कि आपने अभी तक कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, और लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करें ताकि आपकी एथलेटिक्स से रिलेटेड प्रश्नों की तैयारी का भी पता लग सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28, कुश्ती और मुक्केबाजी का मिश्रित खेल क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। कुश्ती और मुक्केबाजी का मिश्रित खेल क्या कहलाता है? कुश्ती और मुक्केबाजी का मिश्र खेल यानी मिश्रित खेल क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। और दोस्तों मैंने इसके बारे में पहले बता भी दिया, अगर आपने ध्यान से सुना है तो, कि प्लेटो ने कौन से खेलों में भाग लिया था। तो इस्तिमियन खेलों में कौन से और प्लेटो ने कौन से खेलों में विजेता प्राप्त की थी वो बताना है, तो वो भी मैंने पहले बता दिया, और वो पर्सन इससे रिलेटेड ही था आपको अगर ध्यान में है। तो कुश्ती और मुक्केबाजी का मिश्रित खेल क्या कहलाता है, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पेनक्रेशन कहलाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों पेनक्रेशन, कुश्ती और मुक्केबाजी का मिश्रित खेल कहलाता है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, सैनिक नृत्य को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। सैनिक नृत्य को क्या कहा जाता है, ये दोस्तों स्पार्टा से रिलेटेड प्रश्न है। सैनिक नृत्य को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो स्पार्टा से रिलेटेड प्रश्न रहेगा दोस्तों, स्पार्टा काल से, जो कि यूनान का दूसरा काल आता है, होमर के बाद दूसरा काल आता है स्पार्टा, और स्पार्टा में सैनिक नृत्य को क्या कहा जाता है ये बताना आपको। तो प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्यहिक सैनिक नृत्यों को कहा जाता था, पार्यहिक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं पेनक्रेशन, तो पेनक्रेशन कुश्ती और मुक्केबाजी का मिश्रित खेल, और बीबासिस स्पार्टा में जिम्नास्टिक नृत्य को बीबासिस कहते थे। ई फोर्स स्पार्टा के अंदर प्रशिक्षण के लिए राजकीय अधिकारी की नियुक्ति ई फोर्स कहलाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा पार्यहिक सैनिक नृत्यों को कहा जाता था। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, पुरुष वर्ग में जेवेलियन का भार कितना होता है, यह आपको बताना है। पुरुष वर्ग के अंदर जेवेलियन यानी भाले का वजन कितना होता है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों पुरुष वर्ग के अंदर जेवेलियन का भार कितना होता है, वजन कितना होता है, यह आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर रहेगा दोस्तों पुरुष वर्ग में जेवेलियन यानी भाले का वजन 800 ग्राम होता है, यह आपको ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 800 ग्राम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न, और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 31, महिला वर्ग में जेवेलियन का भार कितना होता है, यह आपको बताना। इससे पहले वाले प्रश्न में अपन ने पुरुष वर्ग का देख लिया था 800 ग्राम होता है, लेकिन महिला वर्ग में जेवेलियन यानी भाले का वजन कितना होता है, यह आपको बताना है।
और इसका सही आंसर आपने सोच भी लिया होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 31, और महिला वर्ग में जेवलिन यानी भाले का वजन कितना होता है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 600 ग्राम महिला वर्ग में भाले का वजन होता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 600 ग्राम। चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अभी लास्ट प्रश्न के बाद अपने स्कोर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए ताकि आपकी तैयारी का भी पता लग सके। आपने 32 में से एथलेटिक्स प्रतियोगिता के रिलेटेड प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न रहेगा आज का अपना प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है कि दोस्तों भारत में भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? यह आपको बताना है दोस्तों। भारत में भाला फेंक दिवस, यह आपको बताना है भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा, जो कि दोस्तों अभी रिलेटेड टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड प्रश्न है और इसकी प्रथम बार घोषणा की गई। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल लेने के अवसर पर यह पहली बार घोषणा की गई थी कि भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। तो इसमें यह फैक्ट निकल के आ रहा है कि नीरज चोपड़ा ने पहली बार गोल्ड मेडल कौन से दिन जीता था, उसी दिन को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों इस प्रश्न का, भारत में भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों 7 अगस्त। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आपने 32 प्रश्नों को एनालिसिस किया और आपने 32 में से कितना स्कोर अचीव किया है यह आपको बताना है, कितना स्कोर अचीव किया है। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में इतना ही। फिर मिलते हैं प्रतिदिन की सुबह क्लासों में 8 बजे। धन्यवाद।